जो हमारा स्त्री रोग पे जो सीरीज चल रहा है उसके आगे का भाग करने आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए मैं आया था लेकिन मेरा हो नहीं पाया। अब हम आगे उसको बढ़ाते हैं। तो अ, आप लोगों को मैं पहले रजत फार्मूला किसी ने पूछा था, रजत फार्मूला में क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें ये हमारे गुरुजी का फार्मूला है, इसको नाम दिया है रजत फार्मूला। तो इसमें क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। तो इसमें है गुडुची, गुडुची सत्व है, जटामांसी है, अश्वगंधा है, मुस्ता है, बिल्व है, मोचरस है, श्वास कुठार रस है, सोमनाथी ताम्र है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अमृता है, अमृता सत्व है, अमृता मतलब गुडुची, गुडुची है, गुडुची सत्व है, जटामांसी है, अश्वगंधा है, मुस्ता है, बिल्व, मोचरस, श्वास कुठार और सोमनाथी ताम्र है। ये सबको सम प्रमाण में मिक्स करना है। और उसके बाद में जो उम्बर रहता है या गुल्लर रहता है, उसका जो छाल रहता है उसका काढ़ा बना के लेना है। या पका हुआ जो फल रहता है, उसका जो फल रहता है उसका काढ़ा बनाना है और भूखे पेट लेना है। भूखे पेट बिना कुछ खाए हुए निवाया पेट जो रहता है वह लेने से ना क्या होता है कि स्त्री वंध्यत्व ठीक हो जाता है, स्थूलता रहती है वो ठीक हो जाता है, फिर रजो विकृति रहती है, वो सारे मेंसेस के डिसऑर्डर्स रहते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, वो सारे ठीक हो जाते हैं। इसके बाद में मैं एक योग बता रहा हूँ जो शुक्रानिल विबंदेशु बस्ती बताया है। जब क्या होता है कि वायु के वजह से शुक्राविर वात होता है, उसकी वजह से रज प्रवर्तन अच्छे से नहीं हो पाता है। पुरुषों में भी मोटिलिटी का प्रॉब्लम रहता है। अपान वायु के वजह से क्या होता है कि शुक्र अच्छे से नहीं बन पाता है, मोटिलिटी कम रहती है या अजोस्पर्मिया रहता है। तो उसमें यह बस्ती देने से बहुत फायदा होता है। तो ये अष्टांग हृदय में कल्प स्थान में फोर्थ चैप्टर में 34 और 36 नंबर का जो श्लोक है उसमें ऐसा बताया है कि पहले दशमूल लेना है, त्रिफला लेना है, मदन फल लेना है और बेल का फल लेना है, और यह गोमूत्र में क्वाथ करना है और इसको पीने के लिए देना है। तो इससे क्या होगा, इसका बस्ती देना है। मैं फिर से बताता हूँ। दशमूल लेना है, त्रिफला लेना है, मदन फल, बेल फल लेना है, गोमूत्र में डालकर और क्वाथ बनाना है, मतलब पानी डालकर क्वाथ विधि से क्वाथ बनाना है और इसका बस्ती देना है। बस्ती देने से क्या होगा कि बहुत अच्छे से बस्ती प्रत्यागम होगा। यह देने के बाद विद इन 45 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट में बस्ती से पूरा वायु निकल जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो भी शुक्र रुका हुआ है या आर्तव रुका हुआ है वह पूरी तरह से निकलने लगता है। और अमेनोरिया के पेशेंट होते हैं या इरेगुलर मेंसेस के पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। दूसरा क्या करना है कि पाठा लेना है। यह भी एक बस्ती का योग है, शुक्रानिल विबंदेशु में दूसरा बस्ती का योग बताया है, वाग्भट में ही बताया है। तो पाठा लेना है, कुटज लेना है, फिर मुस्ता लेना है, मदन फल लेना है। मदन फल का कल्क, अगर मदन फल पिपली का कल्क अगर हो जाए तो वह कल्क लेना है। फिर मधु लेना है, तेल लेना है, यवक्षार लेना है और सिंधा नमक लेना है। इन सब का बस्ती लेना है, बस्ती बना के हमें बस्ती, जैसे सर ने बताया था, निगम सर ने, उस विधि से बस्ती देना है। तो इससे क्या होगा कि जितना भी शुक्र और वायु का अवरोधात्मक संप्राप्ति है और आधमान हो रहा है या फिर वहां पे शुक्र का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, रज परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह सारा चीज ठीक हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं शुक्रानिल विबंदेशु बस्ती। बहुत अच्छा फायदा होता है। हम लोग के प्रैक्टिस में तो बहुत फायदा होता है कि बहुत सारे अमेनोरिया के पेशेंट आते हैं या फिर इरेगुलर मेंसेस के पेशेंट आते हैं। तो उन सब में हमने जब भी दिया तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। किसी को अनओवल्यूशन हो रहा है, मतलब टाइम पे ओवल्यूशन नहीं हो रहा होता है, या फॉलिकल्स अच्छे से बन नहीं रहे होते हैं, ये सारे कंडीशन में इन सब का बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इसके बाद में मैं जो हमारे स्त्री रोगों में और कुछ कुछ योग हैं वह मैं बताने के लिए आया हूँ। तो जो स्त्री रोग रहे ना, तो उसमें चार विषय प्रमुख रूप से होते हैं। एक होते हैं स्तन रोग, क्योंकि स्तन्याशय और गर्भाशय, यह दो स्तन्याशय और एक गर्भाशय, ये तीन आशय ज्यादा रहते हैं। तो स्तन रोग मैं अभी थोड़ा कुछ बताऊंगा। उसके कुछ कुछ योग हैं, अनुभविक योग हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फिर है रजो दुष्टि। अगर आर्तव की दुष्टि होती है तो वह एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है स्त्री रोगों में। उसके बाद में है योनि व्यापक। और चौथा है वंध्यत्व, मतलब इनफर्टिलिटी का जब कंडीशन रहता है तब। तो स्तन रोगों में हेतु देखेंगे तो उसमें अनुवांशिकता रहती है। एक मिनट रुकिए। अनुवांशिकता रहती है, मतलब हेरिडेटरी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। दूसरा है कि व्याधि से कर्षित रहना, मतलब कोई भी व्याधि हो जाती है और उसके वजह से जो भी लेडी रहती हैं वो बहुत कर्षित हो जाती हैं, बहुत पतली हो जाती हैं, वो एक सिम्टम रहता है। उसके बाद में
खाने पीने की कुछ ना कुछ कुपोषण जन्य प्रॉब्लम रहती है, माल नरिशमेंट रहता है, उसकी वजह से ये हो जाता है। फिर प्रकृति के वजह से यह स्तन रोग रहते हैं, मतलब ब्रेस्ट डिजीजेस जो रहते हैं उसके चार कारण होते हैं। एक अनुवांशिकता, मतलब हेरिडेटरी प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा व्याधि से कर्षित हो जाना, मतलब जैसे राजयक्ष्मा हो गया, ज्वर हो गया, या पांडु रोग हो गया, कुछ ना कुछ व्याधियों से कर्षित होने की वजह से हो जाता है। फिर खाने पीने की अगर कुछ कुपोषण जन्य कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है, या प्रकृति की वजह से हो सकता है। तो अनुवांशिकता जब हेतु रहता है, तो इसमें हमें क्या चिकित्सा करनी है। तो अनुवांशिकता अगर बार बार हो रही है, वो फैमिली में हो रही है, तो हमें क्या चिकित्सा देनी है कि जब भी प्रेगनेंसी रहती है उसी टाइम पे मासानुमासी जो काढ़ा बताया बागबट में, हर महीने का जो मदर को दिया जाता है, जिससे गर्भस्राव ना हो, गर्भपात ना हो, तो उसकी चिकित्सा अगर देते हैं मासानुमासी काढ़े, तो उसका यूज करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर दूसरा है गर्भिणी की परिचर्या अच्छे से करना है, मतलब जो खाने पीने का रहता है 9 महीने का, वो अगर करेंगे तो बहुत फायदा होता है। फिर तीसरा है कि लड़की को जो ना है स्तनपान कराना, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग पूरी तरह से अच्छे से अगर हुआ, तो जो स्तन रोग जो रहते हैं उस फैमिली का, वह ठीक हो जाता है। और हम चिकित्सा क्या कर सकते हैं, अब बच्चा जन्म ले चुका है, बच्ची जन्म ले चुकी है और उसको स्तन रोग है, तो उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं। तो शालीपर्णी, कृष्णिपर्णी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, ये जो चार पर्णिनी है, इनका हम शीर बस्ती अगर देंगे, मात्रा बस्ती, तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्या है कि रजब प्रवृत्ति होने के एक साल के बाद, मतलब जो मिनार्चे हो जाता है, पहला मेंसेस आने लगता है, उसके बाद में हम लोग खाने के पहले अगर 10 मूलारिष्ट या देवदारवारिष्ट अगर दिया खाने के पहले, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। मतलब पेशेंट को, मतलब जो उसकी स्तन विकृति है, अच्छे से वृद्धि नहीं हो रही है या अति वृद्धि हो गई है, तो वह सारा बैलेंस हो जाता है। इससे क्या होता है, दशमूलारिष्ट और देवदारवारिष्ट से जो रज रहता है, जो ऊर्ध्वगामी रज रहता है, वो अच्छे प्राकृत अवस्था में आके और निकलने लगता है। उसके बाद में यह एक पॉइंट हो गया, अनुवांशिकता पर मैंने बता दिया। दूसरा है पॉइंट व्याधि कर्षित, अगर कोई व्याधि से अगर वो कर्षित हो गई है, जैसे राजयक्ष्मा हो गया, ज्वर व्याधि हो गया, ग्रहणी रोग हो गया, पांडु रोग हो गया, कुछ ना वात व्याधि हो गया, उसकी वजह से कर्षित हो गई है वो, और उसमें हमें चिकित्सा करना है, तो हमें क्या करना है, क्या क्या विचार करना चाहिए। तो पांडु रोग का पहले विचार करना है, और उसमें हमें चिकित्सा में क्या देना है, तो स्वर्ण भूपति रस और दाडिम, दाडिम का स्वरस देना है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर तिक्ता घृत देना है, महातिक्ता घृत देना है, शिला जतवादी वट्टी देना है। शिला जतवादी वटी मार्केट में मिलता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और शिलाजित खाने के लिए देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। यह यक्ष्मा की संप्राप्ति अगर रहे, तो उसमें हमने तिक्तक घृत, शिलाजितवादी वटी और शिलाजित अगर दिया, तो ये राज यक्ष्मा, मतलब जहाँ पे धातुओं का शोष हुआ है, सूख गए हैं, तो उसको वो कंसिडर करके हमने ये दवाई दिया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है गुड़ुचामृत करके एक दवाई है, जो भेषज रत्नावली में राज यक्ष्मा रोगाधिकार में बताया है, वह अगर गुड़ुचामृत दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तीसरा है रक्तपित्त की संप्राप्ति जब रहती है, रक्तपित्त के पेशेंट पहले उसको हुआ है और उससे व्याधि कर्षित होने के बाद उसको स्तन रोग हुए हैं, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसमें हमें कुष्मांडावलेह और अमृत प्राशावलेह अगर दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसके बाद में कुपोषण जन्य अगर घटक अच्छे से नहीं हो रहे, मतलब कुपोषण जन्य विकृति है और उससे विकार उत्पन्न होके अगर स्तनों की वृद्धि अच्छे से नहीं हो रही है, तो अलसी का तेल आप लोगों को पता है, और भुई कोहड़ा, मतलब जो ये रहता है कोहड़ा जो रहता है, भुई कोहड़ा, उसका चूर्ण देना है और पूरे शरीर में रोज लगाना है। दूसरा नरसिंह रसायन जो आता है, मार्केट में नरसिंह रसायन मिलता है, और च्यवनप्राश, या 50 से 100 ग्राम सुबह भूखे पेट देके रसायन काल में देके दूध पिलाना है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद में प्रकृति अब देखना है, तो 12 से 15 साल की उम्र में यह जो रहता है बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। वात पित्तात्मक प्रकृति में अगर हमने दिया कुष्मांडावले या फिर च्यवनप्राशावले, वह दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर दूसरा क्या करना है कि अगर स्तनों की विकृति है, मतलब वृद्धि अच्छे से नहीं हो रही है, शोष हुआ है, मतलब सूखा हुआ है, उसको बढ़ाना है, तो अन्न का लेपन करना है, तो उसमें क्या क्या दवाई दे सकते हैं। तो गेहूं का आटा लीजिए, चावल का आटा लीजिए, तिल लीजिए और उड़द लीजिए, इसको दूध में पका देना है, खीर जैसा बनाना है, जिस तरह से दलिया बनता है। और उसमें थोड़ा सा मज्जा घृत, मतलब बकरा होता है उसका बोन मैरो का जो अंदर का मज्जा होता है, उससे घृत सिद्ध किया हुआ मज्जा घृत, वह डाल देना है। और मज्जा तेल डालकर
गरम गरम वहां पे लेप लगाना है, तो स्तनों की वृद्धि अच्छे से हो जाती है। या कर्णपाली वर्धन तेल, सुश्रुत संहिता में बताया है और भैषज रत्नावली में भी बताया है। जो कर्णपाली, जो पहले के जमाने में छोटी रहती थी ये कर्णपाली, तो उसको बढ़ाने का तेल बताया है, भैषज रत्नावली में भी बताया और सुश्रुत संहिता में भी बताया। तो वह तेल हमने सिद्ध करके अगर किया, स्तनों पे लेप किया, तो उससे बहुत ज्यादा अच्छी वृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद में विदारी, शीर विदारी, इससे सिद्ध घृत जो है वो खाना खाने के बाद में देना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर अदरक और शतावरी का सिद्ध घृत का नस से देना है। तो इससे क्या होता है कि नाशा ही शीर्षोद्वारम, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, तो यह जब हम देते हैं ना, तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो रहता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अदरक और शतावरी से सिद्ध किया हुआ घृत उसका नस से देना है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर यहाँ पे स्तनों में हमें मांस धातु अच्छा बनाना है, तो मांस धातु को अच्छा बनाने के लिए मांसपाचक का क्वाथ है वह खाना खाने के बाद देंगे, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बस्ती देंगे, तो इसमें तिल तेल का बस्ती देने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। फिर स्तन रोगों पे काढ़ा क्या देना है, तो स्तनों पे काम करने वाली जो औषधियां हैं वह अगर दें 2 हफ्ते से पहले दें, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसमें और क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, तो एरंड मूल लेना है। फिर जो इड नींबू रहता है, इड नींबू जो रहता है, बिजौरा नींबू, उसका जो मूल रहता है, गोक्षुर रहता है, कंटकारी रहता है, लकड़ी पाषाण का जो चूर्ण रहता है, फिर बृहति रहता है, बिल्व रहता है, इसको लेना है, हमें काढ़ा बनाना है और काढ़ा बना के एरंड तेल डालना है और भुना हुआ हींग डालना है और सेंधा नमक डालना है और यवक क्षार डालना है, या पीने के लिए देना है। तो इससे जो स्तन रोगों पे जो चिकित्सा बताई है भेषज रत्नावली में, उससे ये योग लिया है, वह अगर देंगे ना तो स्तनों की वृद्धि अच्छे से हो जाती है। फिर शतावरी तेल, मतलब तिल तेल को शतावरी डाल के सिद्ध कर दीजिए क्वाथ बना के। और दूसरा घृत, शतावरी का घृत अगर हमने पीने के लिए दिया और शतावरी तेल को लगाने के लिए दिया स्तनों पे, तो उससे ना बहुत ज्यादा फायदा होता है और स्तनों की वृद्धि अच्छे से हो जाती है। अब जो प्रौढ़ स्त्रियां रहती हैं आफ्टर मेनोपॉज, जब वृद्धावस्था आने लगती है, तो उनके स्तन जो रहते हैं वो बहुत शिथिल हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा योग है, वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग यूज करके दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं, ऐसा डिमांड है, इसीलिए यह मैं बता रहा हूँ। तो एक होता है मायफल का चूर्ण मिलता है, 25 ग्राम लेना है। पठानी लोद्र जो रहता है वो 25 ग्राम लेना है। और अंडा का जो वल्कल रहता है, जो हम लोग का चिकन का अंडा रहता है, उसका जो वल्कल रहता है, इन सबको मिक्स करके और उसका लेप लगाना है। स्त्रियों का जो प्रौढ़ स्त्रियों में स्तन बहुत ढीले हो गए हैं, लूज पड़ गए हैं, उनमें बहुत फायदा होता है। दूसरा पंचवल्कल का परिषेक करना है, पंचवल्कल का क्वाथ बनाना है और उसका परिचय करना है, रात्रि में दूध के साथ उसको पीना है। अ, पीना भी है और उसका परिषेक भी करना है। दूसरा वयस्थापन गण का काढ़ा अगर दिया जाए पीने के लिए, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर विदारी, शीर विदारी, इसका शीर पाक करना है और खाना खाने के बाद देना है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम ये करवाना है, उससे फायदा होता है। फिर पद्मकाष्ठ जो रहता है, पद्मकाष्ठ को अगर हम सुबह शाम दें, पद्मकाष्ठ की वनस्पति और चीनी 5 ग्राम यह देंगे ना, तो प्रौढ़ स्त्रियों का जो स्तन शिथिलता रहती है वह ठीक हो जाती है। उसके बाद में स्तन कीलक रहते हैं हमारे, मतलब पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ना कुछ ना ऐसे गांठ रहती है जो ऐसे कील की तरह रखता है। तो स्तन कीलक के चिकित्सा हमें क्या देनी चाहिए आयुर्वेद में, विदाउट सर्जरी हमें, कॉस्मेटिक मतलब स्तनों का अगर सर्जरी किया जाए तो वह बहुत कॉस्मेटिक खराब दिखता है, हम लोग मेडिसिन से ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें क्या दे सकते हैं, तो स्तन कीलक जो रहता है ना, वो एक कील की तरह रहता है जो स्तनों में चुभता है, तो वह बहुत कठिन रहता है और पत्थर की तरह अचल ग्रंथि रहती है जो हिलती नहीं है, उसमें शूल नहीं रहता है। और यह रहती है कि गर्भावस्था, गर्भिणी अवस्था में यह ग्रंथि रहती है, वह गर्भिणी अवस्था में बहुत ज्यादा घातक हो सकती है स्तन कीलक होके, क्योंकि उससे विद्रदी हो सकता है, एब्सेस हो सकता है। और इससे क्या होता है कि रिट्रैक्टेड निपल्स भी हो सकते हैं, मतलब यूट्रस, सॉरी, जो निपल्स रहते हैं वो अंदर की तरफ खींचे जा सकते हैं, स्तन कीलक अगर उसका इन्फेक्शन बढ़ गया तो इसके लिए, और इसका हेतु हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ मिट्टी उट्टी खाए रहते हैं, पत्थर के टुकड़े खाए रहते हैं, वही जाके स्तनों की जो स्तन वाहिनियां हैं, ग्रंथि, वहां पे जाके अटक जाता है। तो इसमें चिकित्सा कैसे करना है, तो जलौका व चारण करना है, मतलब जलौका लगाना है जहां पे भी वो ग्रंथि हुई है, वह करना है। दूसरा है कि मांसपाचक का काढ़ा है वो 21 डेज तक देना है, और उसमें मनुका, किशमिश का काढ़ा बनाकर अगर हम सुबह शाम मांसपाचक का काढ़ा देंगे मनुका क्वाथ के साथ मिक्स करके, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर ना उस ग्रंथि को पचाने के लिए
भले वो अश्मवत है या कुछ भी है, तो उसमें हमारे गुरुजी का दो फार्मूला है, K1 फार्मूला, K2 फार्मूला। K1 फार्मूला में क्या है, तो शतावरी है, चंदन है, अश्वगंधा है और केसर है 1/8 भाग। और इसको, और दूसरा जो बबूल का जो गोंद होता है, वह घी में ऐसे घी में फ्राई कर देना है और वह देना है, इंटरनली देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं फिर से बताता हूँ, शतावरी लेना है, चंदन लेना है, अश्वगंधा लेना है और केसर 1/8 भाग। इसको बबूल का जो गोंद होता है उसके साथ घी में ऐसे फ्राई करके और इंटरनली देना है सुबह शाम, बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा केटू का लेप, केटू का लेप जो रहता है ना, वह इंटरनली देना है, तो उसमें अश्वगंधा लेना है। और दूसरा डीके माली जो रहता है वनस्पति, ये मार्केट में मिलता है, अधा पुष्पी। इसको हमें क्या करना है, अलसी का जो आटा होता है इसके साथ पकाकर इंटरनली भी देना है, और जहां पर हुआ है वह स्तन की लग, वहां पे लेप भी लगाना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। चौथा है, इसमें हम लोग स्तन की लत में क्या दे सकते हैं, तो वंग भस्म 125 mgm देना है, ताम्र भस्म 125 mgm, नाग भस्म 250 mgm, ये खाना खाने के पहले देना है, अमृतारिष्ट के साथ देना है। यह एक योग हो गया। पांचवा योग है इंद्रायण मूल जो रहता है, इंद्र वारुणी जो आप लोगों को पता है, इंद्रायण मूल स्तनों के ऊपर ना लेप लगाना है, और गंध के रूप, और इसमें ना विरेचन देना है इंद्रायण मूल। अगर इंटरनली देंगे ना तो उससे अच्छे से विरेचन हो जाता है, तो स्तन किलक बहुत अच्छा कम हो जाता है। दूसरा कैशोर गुगुल देना है और त्रिफला गुगुल देना है। और एक ना व्रणितोपासनीय अध्याय बताया सुश्रुत संहिता में, जिसमें पुय उत्पत्ति अगर हो गया है, मतलब पुय अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए उसमें बहुत सारे परहेज बताए हैं। जैसे दही नहीं खाना है, दिन में नहीं सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दही नहीं खाना है, बहुत सारे ऐसे पुयोत्पत्ति का पथ्य है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि पुयोत्पत्ति का पथ्य का कागज क्या है हमारे गुरु जी का, वो मैं बताऊंगा। दूसरा है कि अगर प्रमेह है, मतलब डायबिटीज भी है और स्तन कीलक है, तो जित साया नाम की वनस्पति है या नरक गंधा नाम की वनस्पति है, उसके मूल का गंध लेना है और उसको ऑटोक्लेव करके और उसका लेप लगाना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। इसके बाद में है ब्रेस्ट एप्सिस, मतलब स्तन विद्रदी के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हमें क्या करना है कि एरंड पत्र का बंधन करना है। और स्तन विद्रदी है और अगर वो लैक्टेटिंग मदर है, तो वो माता को दूध पिलाना एकदम बंद करना है, वो पहले करना है, नहीं तो बच्चे को इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दूसरा, एरंड के पत्ते लाना है और वो वहां पे ब्रेस्ट पे बांध देना है। दूसरा, कार्पास मुलासव देना है। दश मुलारिष्ट और देवदारवारिष्ट खाना खाने के बाद देना है। इससे रज प्रवर्तन अच्छे से होगा, गर्भाशय की शुद्धि होगी, और जो स्तन्यों में स्तन्याशय में जो स्तन्य है उसकी उत्पत्ति बहुत अच्छे से होगी। फिर उसमें क्या करना है कि अगर स्तन विद्रदी है, तो दो तरह की प्रीति बताइए, एक शुक्र प्रीति बताइए, एक मज्जा प्रीति। अगर माता अपने बेटे को जो प्यार करती है, ममता करुणा, जो वात्सल्य होता है, ये मज्जा प्रीति होती है माँ को अपने बेटे के लिए, और पिता को जो अपनी बेटी के लिए होता है वह मज्जा प्रीति होती है। और हमें भक्त को जो ईश्वर के प्रति जो ये रहता है, लगाव रहता है, प्रेम रहता है, वह मज्जा प्रीति होती है। और एक होती है शुक्र प्रीति, जो हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे सेक्सुअली जो कनेक्टेड रहते हैं उसको बोलते हैं शुक्र प्रीति। तो यहाँ पर क्या करना है, स्तन विद्रदी है तो इसमें शुक्र प्रीति बढ़ाना है, मतलब उसको सेक्सुअली बोल रहे हैं कि आप मैथुन करिए, अपने हस्बैंड के साथ रहिए ज्यादा, तो उससे क्या होगा, शुक्र प्रीति बढ़ेगी, तो स्तन्य विद्रदी का प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व होने में सहायता होती है। उसके बाद में श्रीपर्णी तेल आता है, वह स्तन्याशय पे लगाने से स्तन विद्रदी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में स्तन्य नाशक, इसमें क्या करना है कि अगर दूध बहुत ज्यादा आ रहा है और अति मात्रा में आके विद्रदी कर रहा है, तो जो मैंने पहले बताया वो सारी दवाइयां देने से स्तन्य जो है वो जो वो सूख जाता है और विद्रदी ठीक होने में बहुत ज्यादा फायदा हो जाती है। इसके बाद में पहले मैंने बता दिया कि हमें स्तनों का चिकित्सा है। फिर दूसरा पॉइंट जो है स्त्री रोगों में, वह है रजोदुष्टि। आर्तव दृष्टि के पेशेंट जब आते हैं तो हम लोग को क्या चिकित्सा करना चाहिए, तो इसका हेतु अगर हम देखेंगे आर्तव दृष्टि का, तो अजीर्ण यह एक हेतु रहता है, मतलब खाना टाइम पे नहीं पच रहा है, अध्यशन किया जाता है, विरुद्धासन किया जाता है, विषमासन किया जाता है, अजीर्णासन किया जाता है, बहुत सारे जो ये अग्नि को विकृत करने वाले जो हेतु हैं उसका सेवन किया जाता है, मतलब अनशन किया जाता है, कभी खाना ही नहीं खाना। दूसरा है कि अजीर्णासन, खाना पचा नहीं है तब भी जबरदस्ती खा लेना। विरुद्धासन, विरुद्ध अन्न का सेवन करना। फिर विषमासन, कभी भी खा लेना।
यह जो है ना अग्नि को उपहत करके और बार बार कैसे भी उल्टा पुल्टा खा जाता है, उससे जो रस धातु जो बनता है वो विकृत बनता है, और उसके वजह से रजोदुष्टि होती है। उसका परिणाम तुरंत मेंसेस पे पड़ता है, और मेंसेस जो रहते हैं वो इरेगुलर आएंगे, या स्कैंटी आएंगे, या अति आएंगे, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा है कि रजस वाला परिचर्या का पालन ठीक से ना करना। मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उसका ब्लड फ्लो हो रहा है, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला, फिर जंपिंग करना, रात्रि जागरण करना, दिन में सोना, ऐसे जो हेतुओं का सेवन किया जाता है, उससे भी रजों की दुष्टि हो जाती है। तीसरा है कि बहुत सारे विविध रोग रहते हैं, उसका गर्भाशय पे परिणाम होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, विसर्प हो गया, रक्तपित्त हो गया, पांडु हो गया, श्रोत रोग हो गया, विष का सेवन कर लिया, उन सब का इफेक्ट होता है, तो गर्भाशय पे परिणाम होता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि रस धातु जो बनेगा वह भी विकृत रूप से बनेगा। तीसरा चौथा कारण है कि मानसिक कारण, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहना, एंग्जाइटी की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन रहता है वो खराब होता है। दूसरा डिप्रेशन रहना, फिर अति क्रोध करना, फिर काम क्रोध शोक भय मद मात्सर्य, जितने भी मानसिक जो भी है प्रॉब्लम्स, उसके वजह से रस धातु जो है वह अच्छा से नहीं बनता है, और उससे गर्भाशय पे फर्क पड़ता है, और जो आर्तव आ रहा है वह विकृत रूप से आता है। और इसीलिए हमें, कोई भी स्त्री हमारे पास पेशेंट आती है, वंध्यत्व की पेशेंट आ रही है, या ग्रहणी रोग की आ रही है, पांडु रोग की आ रही है, तो हमें उसकी चिकित्सा करनी है, तो हमें रज जो आर्तव का है उस पर कॉन्सेंट्रेट करके चिकित्सा करना चाहिए। वह अगर हमने अच्छा किया तो सारी बीमारियां जल्दी से ठीक हो जाएंगी। स्त्री का जो ये रहता है, स्त्री का जो ग्लो रहता है, स्त्री का सौंदर्य रहता है, वह सब आर्तव, मतलब किस तरह से आ रहा है, उसका मेंसे साइकिल अगर अच्छा है और अच्छे से फ्लो हो रहा है, तो उसी से उसका सौंदर्य अच्छा रहता है। अगर हमने वो अच्छा कर लिया तो ऊपर से कॉस्मेटिक लगाने की, या क्रीम लगाने की, या ब्यूटी पार्लर जाने की, ये सब जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो प्राकृतिक रूप से हमें आर्तव को अच्छा कर दिया तो सब चीज अच्छा हो जाता है, स्त्री का सौंदर्य भी बढ़ता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो अब हमें एक एक दोषों से दुष्ट जो रज है उसको कंसंट्रेट करना है, और फिर उसमें क्या क्या चिकित्सा देना है वह मैं बता रहा हूँ। तो जब वातज दुष्ट रक्त रज रहेगा, मतलब वायु के दोष से जो दुष्ट रज रहेगा, तो उसमें जो रज आएगा वह काला रंग का आएगा। फिर वो कम प्रमाण में आएगा, स्कैंटी मेंसेस आएंगे, काले रंग का आएगा। उसमें सांद्रत्व रहेगा, मतलब वह बहुत ऐसे गाढ़ा गाढ़ा रहेगा बहुत ज्यादा। फिर जब भी मेंसेस आएंगे तो पेट दर्द होगा, नाभि के नीचे बहुत ज्यादा दर्द होगा, मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं होगी, फिर कमर में दर्द होगा, मतलब डिस्मेनोरिया जो बोलते हैं वह होगा। उसके बाद में रज प्रवृत्ति जब होती है तो पेशेंट को ना ऐसे जोर लगाना पड़ता है, तब थोड़ा थोड़ा रज निकलता है। और 1 या 2 दिन ही वो रज प्रवृत्ति होती है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि रज एक तो वायु की वजह से कष्ट पूर्वक भी आ रही है, और बहुत कम मात्रा में भी आ रही है, तो शरीर जो रहता है ना वो क्रुश हो जाता है, और बहुत ज्यादा मतलब बेचैनी भी रहती है, मेंटली भी और फिजिकली भी ठीक नहीं रहता है। और इसमें लक्षण क्या होते हैं, सार्वदेहिक लक्षण, अगर वात दुष्ट रज है उसके वजह से क्या लक्षण रहते हैं, तो इसमें शरीर में बहुत हैवीनेस रहता है, अंग गौरव जिसको बोलते हैं। फिर मेंटली भी वो इंटेलिजेंट नहीं होती है, उसकी बुद्धिमांद्यता बढ़ती जाती है। रज अगर नहीं निकल रहा है ना, तो वो विमार्गमन होके, या शरीर में वो अंदर ही अंदर रहता है ना, तो उसका माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, तो धी धृति स्मृति मेधा, यह सब कम होने लगता है। और अगर वो बहुत दिन तक ये कंटिन्यू रहा, बात दोष से दुष्ट रज रहता है, तो उससे ना मोटापा आने लगता है, तो वेट पुट ऑन होने लगता है। वह खाती कम है, उसकी कोई गलती नहीं है, वह खाती कम है तब भी उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और जो मेदावृत वात है, मतलब मेद धातु है, मेद के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर हवा घुस जाती है, तो शरीर ना बलून की तरह से फूलने लगता है, मेदावृत वात होने लगता है, और उसको स्थौल्यता बोलते हैं। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो ऐसा पता चलता है कि वात दुष्ट रज ही है। उसके बाद में और व्याधियां क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या हो सकते हैं, तो संधिवात होता है, ज्वाइंट पेन होता है, फिर भ्रम होता है, मतलब हर समय उसको चक्कर आने लगता है, फिर मूर्छा होने लगती है, मतलब वो बेहोश होने लगती है, और पूरा चेहरा जो है वो म्लान हो जाता है, मतलब शरीर में सूख जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी सुबह, तो उन्होंने ऐसा बताया कि उनको ना 1 महीने से पूरा चेहरा एकदम ऐसे काला हो गया है, और आंखों के चारों ओर काला काला हो गया है, नाक में भी ऐसे पिगमेंटेशन हो गया है पूरा चेहरे पे। और तो मैंने उनका वो देखा तो ऐसा पता चला कि उनको वात दुष्ट रज निकल रहा है। और दूसरा उन्होंने यह बताया, उन्होंने 1 महीना से नोटिस किया है, लेकिन ये हो रहा है 6 महीने से।
और दूसरा उनको खाना ही नहीं पच रहा, उनकी अग्नि बहुत विकृत हो गई है, और रात्रि जागरण बहुत ज्यादा हो रहा है, और दिन भर मोबाइल पे रात भर ऐसे चैटिंग करना, दिन भर गाने देखना, फेसबुक ट्विटर ये सब पे ज्यादा टाइम जाता है। तो रात्रि जागरण करने से बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो गया है, और वायु का प्रकोप जब होता है तो शरीर में कृष्णत्व आता है, कालापन आ जाता है, और उनका ऐसा लग रहा है कि उनको टीबी हो गया है, जबकि वो है नहीं। और वो क्या, बहुत ज्यादा खाना, हैवी खाना, कि उनका अच्छे से शरीर अच्छा हो जाए, लेकिन उनका वेट लॉस भी हो रहा है, और वात दुष्ट रज की भी प्रवृत्ति हो रही है। कहीं ना कहीं अगर शरीर में इम्बैलेंस हो रहा है तो कोई ना कोई रोग तो हो गई। तो इसीलिए चेहरा एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सूख गया है, एकदम काला पड़ गया है। तो यह वात दुष्ट रज की वजह से हो रहा है। दूसरा होता है कि पित्त दुष्ट जब रज होता है, मतलब पित्त दोष ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से अत्यार्तव होता है, बहुत ज्यादा मेंसेस आने लगते हैं। और जो रज प्रवृत्ति होती है वो दुर्गंधी युक्त रहती है, बहुत ज्यादा स्मेल आता है, बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है। फिर 4 से 8 दिन तक वो स्त्राव रहता है, मतलब मिनिमम 4 दिन रहेगा या 8 दिन तक रजस्राव रहेगा। और रज प्रवृत्ति जो रहेगी वो बीच में भी आ जाएगी, कभी 10 दिन के बाद बीच में भी आ जाएगी, कभी 15 दिन के बाद भी आ जाएगी। ऐसे अलग अलग जो मेंसेस है वह इरेगुलर है। दूसरा है उनके लक्षण देखा जाए ऐसे पेशेंट में, तो उनको मंद ज्वर रहता है, फिर अंग दाह रहता है, पूरा बॉडी में ऐसे बर्निंग सेंसेशन रहता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, फिर योनि में दाह होता है, योनि में पाक हो जाता है, जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं उसी तरह से। जब भी मेंसेस आएंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे लाल मिर्ची पाउडर निकल रहा है पानी में घोल के, उस तरह से जलन होती है, वहां पे ऐसे छाले छाले पड़ जाते हैं। और नाभि के नीचे भी उनको बर्निंग सेंसेशन होता है। ये पित्त दुष्ट जब आर्तव प्रवृत्ति होती है, उनको ऐसा लगता है कि ये क्यों आ गया, मेंसेस क्यों आ गया और इतना ज्यादा जलन क्यों हो रही है, ऐसा होता है। और दूसरा है कि इसकी व्याधि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो हृदय रोग हो सकता है, मतलब हार्ट के डिजीजेज हो सकते हैं, गर्भपात हो सकता है बार बार, और पित्तज पांडु यह भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद में हम लोग को चिकित्सा कैसे करनी है, जो ये पित्त दुष्ट है, वात वाला जो है उसमें वात शामक द्रव्य देना है, बस्ती देना है, वो सबसे ठीक हो जाते हैं। अब पित्त दुष्ट जन्य जो है रजस्त्राव, उसके उसमें चिकित्सा क्या देना है, तो यह दवाई आप लोग लिख लीजिए, बहुत अच्छा काम आएगा। तो इसमें शंख भस्म लेना है, शतावरी लेना है, गुड़ुची सत्व लेना है, और चांदी का भस्म, रौप्य भस्म लेना है। इसको खाना खाने के पहले देना है। मैं फिर से बताता हूँ, शंख भस्म, शतावरी, गुड़ुची सत्व और चांदी का भस्म, यह खाना खाने के पहले देना है। उसके बाद में गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच अनंता डालना है, सारिवा डालना है, और मंजिष्ठा, उसको मिक्स करके पीना है। उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तीसरा है कि ताप्यादि लौह लेना है, और दिन में 3 बार देना है, दो दो गोली दिन में 3 बार, बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर हरितकी का चूर्ण लेना है, स्वर्ण माक्षिक भस्म लेना है, और प्रवाल भस्म लेना है, यह रात में लेना है। उसके बाद में अशोका रिश लेना है, यह खाने खाने के पहले लेना है, 4 चम्मच खाना खाने के पहले लेना है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर दशमूला रिश लेना है, देवदारवा रिश लेना है, इसको खाना खाने के बाद लेना है। इससे क्या होगा, गर्भाशय की शुद्धि होगी, और जितना भी पित्त संचित है आर्तव स्त्रोतस में वह सारा निकल जाएगा। देवदारवा रिष्ट और दशमूला रिष्ट, बहुत अच्छा फायदा होता है। और खाना खाने के साथ में जो नागर मोथा रहता है और नाग केसर चूर्ण, यह 1 1 चम्मच तंडुलोदक के साथ देना है, मतलब जो चावल का भिगो के जो पानी है उसके साथ देना है, मुस्ता और नाग केसर, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके बाद में हम लोग आते हैं कि कफ दुष्ट जो रज रहता है, कफ दोष से जो दूषित हुआ जो रज रहता है, उसमें क्या रहता है कि जो रज प्रवृत्ति होगी वो श्लक्ष्ण होगी, बहुत ज्यादा पिच्छिल होगी, उसमें स्त्यान कफ जैसा निकलता है। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन रज ही निकलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा श्लक्ष्ण रहता है, पिच्छिल रहता है, और ठंडा ठंडा आता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा हल्का हल्का ठंडा है। फिर उसका जो कलर होता है वो सफेद रहता है। फिर मछली की तरह स्मेल आता है, मत्स्यगंध बोलते हैं, मछली की तरह स्मेल आता है। फिर उस टाइम पे सर्दी होता है, मतलब उल्टी वॉमिटिंग जैसा होता है। उसके बाद में हुरलास होता है, नौशिया जैसा फीलिंग होता है, अरोचक होता है, मतलब खाना खाने में टेस्ट नहीं आता है, अरुचि होती है। फिर खांसी बहुत ज्यादा आती है, शरीर में थकावट बहुत ज्यादा रहती है, ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसमें व्याधि क्या क्या हो सकती है, अगर कफ दुष्ट रज है तो उसमें अर्श रोग हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, स्थूलता होती है, मतलब मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसकी इसी की तरह और कुछ कुछ जो रज रहता है वो कैसा रहता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो एक होता है ग्रंथि रज,
जिसमें क्लॉट्स क्लॉट्स आते हैं, ग्रंथि रज। तो ये कफ दोष और वायु दोष के वजह से ग्रंथि रज आता है। दूसरा होता है कुणप गंधी, मतलब जिसमें डेड बॉडी की तरह स्मेल वाला आता है, तो वो रक्त दोष ज्यादा, रक्त दुष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से ये होता है। तीसरा है पुए गंधी, जिसमें पस की तरह स्मेल आता है, पुए गंधी रज। वह रक्त और पित्त के दुष्टि की वजह से जो आता है वो पुए गंधी रज होता है। तीसरा होता है शीर्ण रज, जिसमें स्कैंटी मेंसेस आते हैं, बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, तो वात और पित्त की वजह से वह रज निकलता है। उसके बाद में चिकित्सा आप क्या देना है, तो कफ दुष्ट जो रज है उसमें हम चिकित्सा क्या दे सकते हैं, तो वाग्भट सूत्र स्थान 15वां में मुस्तादी गण बताया है। मुस्तादी गण अगर देंगे तो वह योनि रोग में भी बहुत फायदा करेगा, स्तन्य रोगों में भी बहुत फायदा करेगा। उसके बाद में बाह्य उपचार में क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम घृत पान करा सकते हैं, फिर नावन नस्य दे सकते हैं, फिर उसके बाद में बस्ती दे सकते हैं, और आहार सिद्धि करके बहुत अच्छे अच्छे दवाइयों के साथ खाना बना के अगर देंगे तो, और वो भी कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य देंगे आहार, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर नस्य देना है, अंजन देना है, कर्ण पूरण करना है, तो ये सब करेंगे ना तो कफ दुष्ट जो रज प्रवृत्ति है वो ठीक हो जाता है। उसमें हमें क्या करना है कि कफ दोष पे कंसंट्रेट करके ही चिकित्सा करनी है। उसके बाद में ग्रंथिरज जब आता है तो एक फार्मूला है ग्रंथिरज फार्मूला, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ेगा। तो उसमें पाठा है, फिर शुंठी है, फिर मरीच है और पिपली है, मतलब पाठा और त्रिकटु लेना है, और उसका इंद्रव इंद्रव डाल के ऐसे मिक्स करके और उसका हिम बनाना है, मतलब पानी में रख दीजिए थोड़ी देर तक भिगो के रख के, और फिर वह पी लेना है, या उसका क्वाथ बना के पीना है। तो हर तरह का ग्रंथि जो रहता है, ग्रंथि रज जो रहता है उसमें ये फायदा होता है। और इसका उपयोग जो रहता है गैनेकोमेस्टिया जो रहता है, मतलब पुरुषों में कभी कभी स्तन वृद्धि होके वहां से स्त्राव निकलने लगता है, तो उसमें भी यह ग्रंथिरज फॉर्मूला है ना, वो देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसा अनुभव में है, हमारे गुरुजी के भी अनुभव में है, मैंने भी 18 साल के प्रैक्टिस में ऐसा देखा है, मुझे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद में जब मेंसेस अगर डिले हो रहा है, मेंसेस नहीं आ रहा है, तो क्षार जो देते हैं, जैसे सज्जी क्षार, यवक क्षार, टंकन क्षार, ऐसे क्षार का देते हैं, या रज प्रवर्तनी वटी देते हैं, तो मेंसेस जल्दी आ जाते हैं। लेकिन क्षार का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहां पे क्या होगा कि जख्म वगैरह हो जाएगा, पित्त का प्रकोप हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हम लोग क्षार बहुत ज्यादा दे रहे हैं मेंसेस लाने के लिए, बार बार हैबिट की वजह, हैबिट मतलब उसको हैबिट लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाएगा, और वहां पे क्या होगा गर्भाशय में जख्म जख्म हो जाएगा। इसलिए क्षार कभी तो भी यूज कर लिया तो ठीक है, लेकिन हम चिकित्सा जब मेंसेस नहीं आ रहे तो अवस्थाओं के हिसाब से अलग अलग अवस्था में चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे रस पाचक दे दिया, रक्त पाचक दे दिया, उसके बाद ताप्यादि लो दे दिया, नवायस लो दे दिया, घृत पान करा दिया। तो ये सबसे, जब हम रस धातु को अच्छा कर रहे हैं, रक्त धातु को अच्छा कर रहे हैं, और आर्तव को बढ़ाने वाले जैसे तिल और गुड़ ज्यादा दे रहे हैं, तो आर्तव जनन है वो, उससे फिर मेंसेस रेगुलर हो जाता है। हर समय रज प्रवर्तनी वटी मत दे दीजिए, रज प्रवर्तनी वटी देने से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार दे दिया तो ठीक है, लेकिन हर, अभी कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं वो बताते हैं कि हमें 4 4 महीने से, 4 4 साल से हम लोग रज प्रवर्तनी वटी खा रहे हैं मेंसेस रेगुलर करने के लिए। यह चिकित्सा पूरी तरह से गलत है, यह देना ही नहीं चाहिए, नहीं तो क्षार से और साइड इफेक्ट होते हैं, पूरा स्किन में रैशेज आ जाते हैं, कुष्ठ रोग हो जाता है, और हाइपर एसिडिटी होती है, बीपी बढ़ता है, और विस्फोट, जो दाने दाने पूरे शरीर में आ जाते हैं, शुद्र कुष्ठ, यह सारे कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं रज प्रवर्तनी वटी के ओवर डोज से, ओवर यूज की वजह से। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद में ग्रंथि शुक्र अगर है, तो इस नहीं, मैं अभी ना रज के ही बारे में बता रहा हूँ। ग्रंथि रज जो है उसमें पलाश क्षार या पलाश का भस्म अगर हम देंगे, और लकड़ी पाषाण का जो सिद्ध घृत होता है वह अगर देंगे तो बहुत फायदा होगा। फिर उसके बाद में करवीर तेल का नस्य अगर देंगे तो ग्रंथि रज है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद में रज को अगर डेड बॉडी की तरह स्मेल आ रही है, तो उसमें पुयत पत्ती हो रही है, तो चंदन का चूर्ण लेना है गर्म पानी में डाल के, और वह पीने के लिए देना है, या ठंडा पानी में चंदन का चूर्ण डाल के देंगे, तो उससे जो रज को जो डेड बॉडी की तरह स्मेल आ रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। चंदन उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। दूसरा, अगर योनि में शूल हो रहा है बार बार, तो गोक्षरादि गुगुल अगर देंगे, तो गोक्षरादि गुगुल जो रहता है वो अपान क्षेत्र में काम करता है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन वगैरह ठीक कर देता है, और योनि शूल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में अगर रज को पुरुष गंध आ रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे पुरुष की तरह स्मेल आ रही है, तो उसमें वमन देना है, विरेचन देना है। उसके बाद में पुरुष शुक्र गंधी जो दवाई है, जैसे हिंगू है, उशिर है और चित्रक, इससे सिद्ध किया हुआ घृत देना है। हिंगू, हिंग,
उशिर और चित्रक इससे सिद्ध करके घृत अगर हमने दिया तो यह बहुत ज्यादा फायदा करता है। और इससे क्या होता है कि पूरी गंदी जो रज है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद में रक्त प्रदर जो है, रक्त प्रदर पे मैं लेक्चर कल लूंगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा और कुछ बता देता हूँ। एक चीज मुझे बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना था। हाँ, अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको वजाइनल प्रोलैप्स रहता है। यह जो स्त्री रोग जो है ना वो बहुत ही वास्ट है। अगर मैंने 3 साल भी पढ़ाया आयुर्वेद के हिसाब से तब भी कम पड़ जाएगा। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे योग हैं। मेरे पास मेरे 4 घर रूम जो भरे हैं वो सारे नोट्स और ये सारी किताबों से ही भरे हैं। और वो भी ज्यादातर मेरे पास मराठी किताब है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी ले लेता हूँ। रूपाली देशमुख जी का क्वेश्चन है कि वातज रज दुष्टि की ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो वातज रज दुष्टि है ना, तो इसमें वात शामक द्रव्य है। जैसे शीरबला तेल का बस्ती दे दीजिए, दशमूल काढ़े का बस्ती दे दीजिए। वात शामक जितने भी द्रव्य हैं, वातज्ञ गण बताए हैं चरक सुश्रुत वाग्भट में, उसका अगर हम देखें जैसे दशमूल हो गया, बला हो गया, बृहणीय गण जो बताए अश्वगंधा, विदारी, शतावरी, ये सब जो बृहणीय गण है वह सब जब देंगे ना तो वातज रज दुष्टि उससे अपने आप ठीक हो जाता है। आयुर्वेद जो है ना वो होलिस्टिक देखता है। जब गृहणीय गण है ना वो वायु का शमन करता है, वह जब देंगे तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा। दूसरा, दीपाली जी का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट बताइए। यह मैं आप लोगों को इस पे बहुत ज्यादा डीप में बताने वाला हूँ। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैं सिंपल सिंपल बता देता हूँ कि इसमें एक मास्टरी क्वाथ है। फिर मुक्तावटी जो है पतंजलि का वह अगर देंगे उससे फायदा हो जाता है। फिर आरोग्य वर्धनी वट्टी दे दीजिए दीपाली जी। और दूसरा गोक्षरादि गूगल दे दीजिए, चंद्रप्रभा वट्टी दीजिए। तो उससे क्या होगा, मूत्रल कषाय वगैरह देते हैं ना तो यूरिन अच्छे से होता है। तो जो ब्लड में प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है, वह कम हो जाता है। और सेफ मेडिसिन है गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धिनी वटी देंगे ना तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। मुक्ता जी का क्वेश्चन है कि अ गर्ल पेशेंट नॉट कंट्रोल यूरिनेशन अंडर स्ट्रेस ओवरवेट है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या देना है। अगर यूरिन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उनका आप हेतु देखेंगे तो आपको ऐसा मुक्ता जी पता चलेगा कि उनका ना मूत्र वेगावरोध जन्य उनके सिम्टम है। मतलब वह मूत्र वेग को धारण करके रखती हैं। अभी नहीं रखती हैं, पहले रखती होंगी। उसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है ना उसका जो टोन है वह बहुत खराब हो गया है, अनरिदमिक हो गया है। यूरिन को वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो इसमें क्या चिकित्सा देनी है, तो मूत्र वेगावरोध जन्य जो चिकित्सा है वह देनी है। जैसे बस्ती देना है, मतलब मात्रा बस्ती दे दीजिए। और उसके बाद में नॉर्मल बस्ती, उत्तर बस्ती देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बस्ती देना है। फिर दूसरा उसमें अवगाहन स्वेद देना है, मतलब गर्म पानी में आप उनको बैठा दीजिए रोज, तो उससे भी बहुत फायदा होगा। फिर अभ्यंग करना है, पादाभ्यंग करना है। इंटरनल मेडिसिन में वृहद चिंतामणि रस। फिर बृहणीय गण जो बताया, जैसे अश्वगंधा लेहम है, फिर विदार्यदि लेहम है, कुष्मांडा लेह है, वह सब देना है। फिर और कारस्कर कल्प रहता है, विष तिंदुकवटी, कारस्कर कल्प देना है, नस्य देना है, वह देना है। फिर संज्ञा स्थापन गण की दवाइयां देनी है, बृहद चिंतामणि। और संज्ञा स्थापन गण में वचा रहता है, ज्योतिषमती रहता है, वह सब देंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और आपने बताया कि वो स्ट्रेस में भी है और ओवरवेट भी है, तो स्ट्रेस सबसे मेन कारण है उनका। तो उसमें मानस मित्र गुटिका देना है, या ब्राह्मी घृत देना है, ब्राह्मी बट्टी देना है। फिर महाकल्याण घृत है, स्वर्ण सारस्वतारिष्ट, मैं बहुत सारी दवाई बता रहा हूँ, इसमें से चूज करके देना है। तो और शिरोधारा कराना है, नस से देना है, उनको काउंसलिंग अच्छे से कराना है। और फिर ओवरवेट है, 65 kg बहुत ज्यादा है 16 साल की लड़की के लिए। तो उनमें मेदोपाचक, मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, त्रोष्णादि लोह, विडंगादि लोह, चंद्रप्रभा, आरोग्य वर्धनी, लेखनी गण का काढ़ा, लेखनी गण का बस्ती, ये सब देंगे ना। और उनका डाइट प्लान अच्छे से करिए, सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, रनिंग को भेजना है। यह सब जब करेंगे तो उनका वेट कम होते जाएगा और स्ट्रेस भी कम होते जाएगा। और तो अपने आप यूरिन में कंट्रोल आ जाएगा। और अगर वो कंट्रोल में यूरिन नहीं हो रहे तो उनको बोलिए, काउंसलिंग करिए कि कोई बात नहीं, आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर उनकी कृमि की भी चिकित्सा करिए, पेट में कभी कभी कीड़े भी हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कंट्रोल पावर चला जाता है। कोई बात नहीं, वो ठीक हो सकता है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, मेरे को और थोड़ा बताने का मन कर रहा है, लेकिन अभी टाइम की कमी है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो मुझे ना ये बताना है कि स्त्रियों में बहुत ज्यादा बाल बढ़ जाते हैं, अतिलोम जो बताया, अष्टो निंदतिया में बताया। तो अतिलोम के पेशेंट हमारे पास प्रैक्टिस में बहुत आते हैं।
तो हमें उसको कैसे करना है। तो अगर बहुत ज्यादा बाल बढ़ रहे हैं, पूरा केश लोम है जो वो पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो हमें क्या करना है चिकित्सा में कि शरीर में स्त्रीत्व उत्पन्न करना है। क्योंकि स्तन्याशय और गर्भाशय में विकृति होती है, तो जो स्त्री का स्त्रीत्व रहता है ना वो कम होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हिर्सुटिज्म के पेशेंट आते हैं पीसीओडी वगैरह में, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है और दाढ़ी मूछें आने लगती है, तो उनको शेव करना पड़ता है, और पूरा शरीर में भी बहुत ज्यादा रोमकूप बढ़ जाते हैं। तो इसमें चिकित्सा क्या करना है कि गर्भाशय शुद्धि करने वाली चिकित्सा देनी है। स्त्रीत्व उत्पन्न करने के लिए फल घृत का सेवन कराना है, काश्मीरी घृत, पुष्प धनवारस, यह सब जब देंगे, कुमारी, लता करंज, ऐसे जो वनस्पतियां हैं वह सब जब देंगे ना, तो स्त्रीत्व उत्पन्न होता है। फिर बीज ग्रंथियों का कार्य जो है वो नॉर्मल करना है हमें, ओवम का जो कार्य है वो अच्छा करना है। फिर आमाशय से उत्तम रस बनाना है, मतलब उनके अग्नि अच्छा करना है, अग्नि अच्छा करेंगे तो उत्तम रस बनेगा। और फिर उसका जो रज है वह अच्छा से बनेगा, तो उसका ऊर्ध्वगमन होगा और पूरा शरीर में अच्छे से पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा हो जाएगा। और फिर पांडु की चिकित्सा करनी है। स्तन्य शोधन गण जो बताया है, स्तन्य जनन गण बताया, वह उसका सेवन कराना है। तो जरूरी नहीं है कि स्तन्य जनन गण का यूज प्रेगनेंसी में ही, मतलब लैक्टेटिंग मदर को ही होता है, यहाँ पे स्त्रीत्व उत्पन्न करने के लिए भी होता है। इसका विचार हमारे गुरुजी बताते हैं कि वो जो वनस्पतियां हैं वह देने से क्या होता है कि लोमत्व जो है, अति लोमत्व वो कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। इसलिए स्तन्य जनन गण देना है, स्तन्य शोधन गण देना है। उसके बाद में मज्जा धातु का उपधातु है, वह अगर अच्छा करना है, मज्जा धातु अगर हमने अच्छा किया तो स्त्रीत्व अच्छा बनता है। तो इसलिए जो ग्रहणीगत जो मज्जा है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें ऐसा चिकित्सा देना है कि मज्जा धातु अच्छा बने, या पित्त धरा क्लास चाहे मज्जा धरा क्लास, तो हमें ग्रहणी पे काम करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। तीसरा उसमें पक्वाशयगत जो पक्वाशय का इफेक्ट जो है वो गर्भाशय पे पड़ता है। जो पक्वाशय की उष्मा है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन की उष्मा है उसका इफेक्ट गर्भाशय पे पड़ता है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी बच्चा का जो हीट मिलना होता है गर्भाशय में, वह मलाशय से ही मिलता है। तो हम लोग चिकित्सा जब देते हैं आईयूजीआर वगैरह, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में, उसमें हम पक्वाशय के कार्य को अच्छा करते हैं। यहाँ भी अगर हमें स्त्रीत्व उत्पन्न करना है तो पक्वाशय को अच्छा करने के लिए तिक्त रसात्मक जो बस्ती है, तिक्त क्षीर बस्ती वगैरह, वह अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस रहता है उससे सारे रोम निकाल दीजिए शरीर का, और उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर इसमें और क्या चिकित्सा कर सकते हैं, तो योनि व्यापत देखना है, योनि व्यापत की चिकित्सा करना है, रजस्वला परिचर्या करना है, रजो दुष्टि को ठीक करना है, पांडु की ट्रीटमेंट अच्छा करना है। दिनचर्या जो रहती है, ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्म मुहूर्त में उठाकर उनको जो जो क्रम बताए, दिनचर्या जो बताया भागवत संहिता में, उस तरह से करने को बोल रहा है। फिर प्राणायाम करने को बोलना है, और अनुलोम विलोम, फिर उसके बाद में ओमकार का जप करना, यह सब करने के लिए बोलना है। तो इससे क्या होगा कि प्राकृत मेद धातु बनेगा, प्राकृत स्वेद बनेगा, और प्राकृत बाल, मतलब प्राकृत हेयर्स पूरे बॉडी में आएंगे, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और स्त्री रोगों में कोई भी प्रॉब्लम रहे उसमें ये सब दवाइयाँ देने से बहुत फायदा होता है। तो उसमें मिश्रक स्नेह का प्रयोग करने से अच्छे से कोष्ठ शुद्धि हो जाती है। फिर बला स्नेह, बला तेल वगैरह, बलादी घृत वगैरह का सेवन कराएं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर सत्तू का प्रयोग करना है, जौ जो रहता है वह अगर दें बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर हरितकी का कल्प जो है योनि व्यापक में बताया, वाग्भट में, अष्टांग हृदय में, उसका प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव जो रहता है ओसी पिल, वह बंद कर देना चाहिए। और आयुर्वेदिक जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वह क्या है, तो गाजर का बीज का जो चूर्ण है वह 6 डे से नेक्स्ट पीरियड तक अगर दें तो कंट्रासेप्शन का काम करता है, वो साइड इफेक्ट नहीं करता ओसी पिल की तरह। तो वह अगर देंगे तो आप गाजर का बीज लाइए और उसको, हिर्सुटिज्म, राधिका जी का क्वेश्चन है, हिर्सुटिज्म जो रहता है ना इसका स्पेलिंग लिखिए, डी हटा दीजिए, डी के बदले टी लिखिए, हिर्सुटिज्म। मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ ना वो हिर्सुटिज्म का ही बता रहा हूँ राधिका जी, आप उसको फिर से सुनिए, और भी बता रहा हूँ उसमें योग। तो हमें क्या है, ओसीपिल को है ना, वो हॉर्मोन्स रहता है ओसीपिल, उसका हमें अच्छे से मतलब ओसीपिल बंद करके गाजर का बीज का चूर्ण बना के अगर दें तो उससे फायदा हो जाता है। उसके बाद में हिर्सुटिज्म के हमें ताम्र मारण के जो द्रव्य बताए हैं रस शास्त्र में उसका प्रयोग करना है, और कुमारी आसव यह देना है, तो उससे ना कॉपर्टी के जो साइड इफेक्ट होते हैं वह सब ठीक हो जाता है। वजाइनल प्रोलैप्स की चिकित्सा डॉक्टर विकास जी,
उसमें क्या करना है वजाइनल प्रोलेप्स में, पहले तो धावन करना है वजाइनल प्रोलेप्स में। तो गोमूत्र से यवक्षार मिश्रित जल से धावन करना है, पहले क्लीन करना है, धोना है। फिर मूषक सिद्ध तेल, मतलब चूहा को मार के जो सिद्ध किया हुआ तेल रहता है, मूषक सिद्ध तेल 150 रुपीज़ का 50 ml मिलता है यहाँ मार्केट में। वह उससे पिचू रख के और वहाँ पे वजाइना को अंदर डाल के और फिर वो पिचू रखना है, उससे वजाइनल प्रोलेप्स ठीक हो जाता है। दूसरा क्या है कि उसमें बस्ती दे दें, बृहण बस्ती, जैसे शीर वाला तेल का बस्ती दे रहे हैं, शुद्ध वाला तेल का बस्ती दे रहे हैं, धानवंतर तेल का बस्ती दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अपान वायु जो रहता है वो अच्छा हो जाता है और वजाइनल प्रोलैप्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वह दीजिए। इसके बाद में अगर ना हमें स्तन वर्धन करना है, मतलब हम बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका स्तनों की वृद्धि अच्छे से नहीं होती है, और स्त्रियों में अगर सौंदर्य दिखाना है तो वो लोग का अपेक्षा रहता है कि उनके जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो उसमें हम क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं? तो सबसे अच्छी दवाई है तो नरसिंह रसायन है, मार्केट में मिलती है, वह देना चाहिए। फिर वंग भस्म देना चाहिए। फिर अश्वगंधा और रोहिश घास जो रहती है। रीना जी पूछ रही है कि नॉट अवेलेबल हेयर। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वह आप मुझसे लीजिए, मतलब मेरे से बोलिए, मैं आपको सब भिजवा दूंगा आपको। अश्वगंधा तेल लेना है। रोहिश नाम का जो घास होता है उससे सिद्ध किया हुआ जो तेल रहता है उसका अगर एप्लीकेशन करेंगे ना तो स्तनों की वृद्धि अच्छे से हो जाती है। और कर्णपाली वर्धन तेल है, सुश्रुत संहिता में बताया है, और दूसरा मैसेज रत्नावली में बताया है। उसका अगर यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर आप ना ऐसा कभी मत बोलिए कि मतलब एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि नॉट अवेलेबल हेयर, हमको पढ़ाया नहीं गया, आयुर्वेद में ऐसा ही है। निगेटिव चीज मत देखिए। क्या है कि हम 2 लाख चीज निगेटिव चीज बोल सकते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमको ये नहीं हो रहा है इसलिए हमारा आयुर्वेद का प्रैक्टिस नहीं चल रहा, पेशेंट पैसा नहीं देते हैं, पेशेंट ऐसे हैं। दुनिया को दोष नहीं देना है, हमें उस काबिल बनाना है कि लोग हमारी बात माने, हमें अवेलेबिलिटी कराना है। और मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ ना। कभी भी ऐसे कोई भी चीज में निगेटिव नहीं सोचना है कि हमको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, हमारा जो पब्लिक है वो दवाई नहीं लेता है। ऐसा अगर निगेटिव सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। निगेटिविटी थोड़ा भी नहीं रखिए, सब पॉजिटिव सोचिए, हर चीज का मिल सकता है। उसके बाद में शतावरी कल्प देना है। उसके बाद में क्या करना है कि फल घृत का सेवन कराना है, शतावरी घृत का सेवन कराना है, कुमारी असव देना है, अशोका रिश देना है। यह सब अगर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कभी कभी अनइवन ब्रेस्ट डेवलपमेंट के पेशेंट आते हैं तो उसका कॉजेज देखेंगे तो बीज दोष रहता है। फिर दूसरा रहता है कि कभी कभी चोट लग जाती है ब्रेस्ट के साइड में, इसके वजह से क्षय हुआ रहता है, शतज संप्राप्ति हुई रहती है और उसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ रहता है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि फर्मेंटेड खाना बहुत ज़्यादा खाना या लेट नाइट को खाना खाना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर विदग्धा जीर्ण रहता है, मतलब खाना पचता नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर एंटासिड का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना। 1 मिनिट रुकिए, थोडा थांबा। हाँ द्या, मी नंतर पेमेंट करतो। हाँ ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद में एंटासिड का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उसका इफेक्ट ये होता है कि एक्जिला में और प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी मतलब कुछ ना विकृति आने लगती है। तो इसमें चिकित्सा क्या करना है, जो अनइवन ब्रेस्ट डेवलपमेंट है तो उसमें एक्सरसाइज कराना है, बीज ग्रंथि का काम अच्छा करने वाली ट्रीटमेंट देनी है, और जैसे पंचकर्म करा दिया हमने, वमन विरेचन वगैरह करा दिया। फिर उसके बाद में वात्सायन का जो काम सूत्र जो है उसमें बहुत सारे ना स्तनवर्धन कल्प बताए हैं। तो वात्सायन का काम सूत्र है उसमें जो भी दवाइयाँ हैं उसका लेप करना, इंटरनली देना, उससे फायदा होता है। फिर आनंद रंग नाम की जो पुस्तक है उसमें भी अच्छे से मैथुन वगैरह कैसे किया जाए उसमें सारा चीज बताया है, उसमें बहुत सारे कल्प हैं, उसका प्रयोग अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। फिर कर्णपाली तेल का अगर हमने वहां पे अभ्यंग किया, वहां रोज लगाया तो उससे फायदा हो जाता है। अमृता जी का क्वेश्चन है कि सर कैन वी अप्लाई अतिसी उपनाव फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट, उससे पाक तो नहीं होगा ना सर? अतिसी उपनाह से नहीं होगा, आप हीट कितना दे रही है उस पर डिपेंड करता है ना। अगर आपने बहुत ज्यादा गरम गरम किया तो फिर उससे पाक हो जाएगा। आप उसका ये देखिए कि आप हीट कितना एप्लीकेशन करें, थोड़ा सा ही, कोश नहीं हमें वहां पे लगाना है, उससे फिर नहीं होगा, एकदम सेफ रहता है। उसके बाद में इसमें हमें क्या करना है कि अगर मैरिड स्त्री हैं और उनका अनइवन ब्रेस्ट डेवलपमेंट है तो वेश्वार का वहाँ पे योनि प्रदेश में एप्लीकेशन करना है, छाती में ब्रेस्ट में एप्लीकेशन करना है, उससे फायदा हो जाता है। फिर काश्मीरी नाम की वनस्पति है उसका चूर्ण देना है।
और मधुर द्रव्य का जो पिच्चू है, मधुर द्रव्यों से बनाया हुआ, वह देना है। फिर क्या होता है, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका स्तन शिथिल्यता बहुत रहती है, लूज हो जाते हैं। तो यंग एज में अगर ऐसे कोई पेशेंट है और उनका स्थौल्यता भी है और स्तन लूज हो गया है, शिथिल्यता है, तो उनको खाने के लिए हमें क्या देना है, तो विडंगादि लौह देना है, त्रयुष्णादि लौह देना है, और कषाय रसात्मक जो द्रव्य है वह देना है। विडंगादि लौह और त्रयुष्णादि लौह जो है ना, वो मेदोरगाधिकार में बताया है। तो वो क्या करता है कि मेद धातु को कम करता है, और स्तन में जो मसल्स रहते हैं वह सबको अच्छा कर देता है, उसका फायदा होता है। अगर लैक्टेशन की वजह से, दूध पिलाने की वजह से अगर शिथिलता आ रही है, तो उसमें मांस धातु और मेद धातु के मांसपाचक या मेद धातु को अच्छा करने से फायदा नहीं होता है। वहां पे लैक्टेशन अगर उसके वजह से हो रहा है, तो और तो उसमें हमें लघु वमन देना है। लघु वमन देके उसके बाद में संसर्जन क्रम कराना है, और रज की ऊर्ध्वगामिता कराने के लिए चिकित्सा देनी है। तो शतावरी अगर दिया हमने, शतावरी चूर्ण आफ्टर मतलब लैक्टेशन के टाइम में भी और बाद में भी अगर हमने दिया, तो स्तनों में जो शिथिलता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर गर्भाशय शोधन दवाइयाँ देनी है, जैसे देवदारवा रिष्ट हो गया, जिरकाद्य रिष्ट हो गया, उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। फिर अश्वगंधा और रोहिश घास का जो तेल है वह अगर हमने लगाया, तो लैक्टेशन की वजह से स्तन में शैथिल्यता आ गई वो ठीक हो जाता है। फिर खदीर लेप लगाना है। फिर श्रृंग भस्म है, वो पानी में रोहित रोहित कपिल शर्मा जी, मैंने ना स्मॉल ब्रेस्ट के लिए ट्रीटमेंट पहले बताया था। मेरा ये आप पीछे से रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था। तो खदीर लेप लगाना है। उसके बाद में जो श्रृंग भस्म है उसको पानी में मिक्स करके या घिस के, श्रृंग जो रहता है, बारहसिंगा का सिंग मिलता है, उसको घिस के और लेप लगाने से फायदा होता है। या पंचवल्कल खाने के लिए देंगे, उससे भी बहुत फायदा होता है। फिर पेक्टोरिस मजर मसल्स जो रहते हैं, मेजर और माइनर, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहां की एक्सरसाइजेस करनी है। फिर डंबल्स उठाना है। ऐसे करने से क्या होता है कि जो शिथिलता है ड्यू टू लैक्टेशन, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब मेनोपॉज जन्य जो शिथिलता होती है, मतलब मेनोपॉज होने के बाद ब्रेस्ट में अगर बहुत ज्यादा लूज पड़ गया है वो मेनोपॉज की वजह से, तो उसमें रस यापन जो रहता है वो कम हो जाता है। पीरियड्स जो रहते हैं वो चले जाते हैं मेंसेस मेनोपॉज की अवस्था में। तो उसमें हमें क्या करना है कि 30 साल की उम्र से ही रसायन का सेवन करना है, जैसे ब्राह्म रसायन हो गया, ऐंद्र रसायन हो गया, या एक सिंपल सिंपल दवाई जैसे गुडुचि रसायन हो गया, शतावरी रसायन हो गया, ऐसे रसायन दवाइयों का सेवन कराना है। फिर वृश्यवटी देना है वो स्त्रियों को। फिर महर्षि अमृत कलश जो है वह अगर खाने के लिए दें, च्यवनप्राश दें, वह कब देना है, देने से बहुत फायदा होता है। फिर मेनोपॉज जन्य शिथिलता है तो पत्र पुटली स्वेद है, शालीषष्टिक पिंड स्वेद है, उसको देने से फायदा होता है। फिर आस्थापन बस्ती जो बताए महायोनि व्यापत ने, वह अगर देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर मूषक सिद्ध या चांगेरी घृत जो है उसका लेप लगाना है। मेनोपॉजल जो मेनोपॉज की वजह से जो स्तनों में शिथिलता आ गई, तो मूषक सिद्ध तेल या चांगेरी आदि घृत का बताएं, या चांगेरी तेल, उसका अगर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, शिथिलता कम हो जाती है और वायु भी शमित हो जाता है। इस तरह से ये मैंने बता दिया। आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन आते हैं, आप लोग के डे टू डे प्रैक्टिस में जो भी डिफिकल्टी आती है, मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को सहायता करूंगा। और आप लोग को अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, या फिर आप लोग के क्या है ना, चैलेंजिंग केसेस बहुत आते हैं। और क्या होता है कि जब हम डॉक्टर बन जाते हैं, तो हम लोग किसी से पूछते हैं ना, तो एक तो शर्म भी आती है कि हम किससे पूछें, कोई बताता भी नहीं है। और दूसरा क्या होता है, एक ईगो आ जाता है कि हम लोग कैसे पूछें, क्या बताएं। तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। अप्लाइड जो लेक्चर होता है हमारा, निगम सर वाला, वो हमें कुछ दिन के बाद मैं कंडक्ट करूंगा। तो आप लोग को जो भी डिफिकल्टी आ रही है वो आप जूम पे आके और मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। मैंने अपना नंबर दे दिया है। आप लोग जो भी डिफिकल्टी आ रही है प्रैक्टिस में, वो मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। आप लोग कोई भी केस जो रहता है वो आप लोग ले लीजिए, चैलेंजिंग से चैलेंजिंग केसेस लीजिए, और आप लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। जो भी डिफिकल्टी आ रही है, मैं आप लोग को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ग्रंथ में कहाँ कहाँ उसका उल्लेख है, और फिर क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, कितना डोज में देना चाहिए, वह सब मैं आप लोग को सपोर्ट करूंगा। शमन चिकित्सा पूछना है तो शमन पूछिए, पंचकर्म पूछना है तो पंचकर्म पूछिए, लेकिन घबराइए मत कभी भी कि आप लोगों को नहीं आ रहा है। नहीं शब्द निकाल देना है, निगेटिव चीज सोचना ही नहीं है, और ये भी नहीं बोलना है कि हमको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया।
अभी जो आपको मिल रहा है उससे ही आपको आगे बढ़ना है, और बहुत आगे बढ़ना है, इतना अच्छा बनना है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, रोहित जी का क्वेश्चन है कि बस्ती वमन इन डिटेल अप्लाइड एस्पेक्ट्स। जी मैं उस पे बहुत अच्छा बताऊंगा। निगम सर जो बताते हैं वो बहुत ज्यादा डीप में बताते हैं, और उनका ग्रंथ वाला बहुत है। मैं आप लोगों को ऐसा चीज बताऊंगा जो कोई भी कॉमन इंसान भी, नॉन मेडिकल लोग भी अगर सीख लें तो वो लोग भी कर सकते हैं। इतना सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, बहुत अच्छा सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी कल मिलता हूँ। हम लोग चरक का लेक्चर सुबह करेंगे, और उसके बाद में जो दोपहर का हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट का होता है। अब मैं दूसरे कोई व्याधि पे आ जाता हूँ और उस पे हम लोग करते हैं। प्रणाम।